नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में आज अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक। सुरक्षा को लेकर अमित शाह की बड़ी बैठक। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर लगातार हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर करेंगे बैठक। घटनाओं पर ले सकते हैं बड़ा फैसला। दिल्ली में आज अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक। सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर होगी बैठक। सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक। अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक। घटनाओं को लेकर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। और इसी खबर पर दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से गृह मंत्रालय की आज बड़ी बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि इस बैठक में समीक्षा के साथ ही साथ कुछ बड़ा फैसला भी निकलकर सामने आ सकता है। प्रियंका, देखिए, बिल्कुल जब से 4 तारीख से समीकरण हुआ उससे लगातार कहना है, ये चौथा मामला जम्मू कश्मीर को देखने मिला कि वो आतंकवादी लगातार कहने के तिब्बतियां दे रहा है और कहने के नुकसान होता है। कभी जगह जगह फायरिंग और कहीं बम बसाट हो रहा है, जिसमें काफी लोग जो भी यात्रा पर भी की थी उसमें भी कई मौतें हो गई। तो देखिए, हमारा जवान भी शहीद हुआ था। तो इसमें लगातार कहना है अब अमित शाह जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने लगातार वहाँ के जो डीजी है जो सभी अधिकारियों से संपर्क में है, लगातार बात कर रहे हैं और अगली जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। यानी आज एक मीटिंग बुलाई गई है, खुद वहाँ पर जो सुरक्षा के जो अधिकारी रहेंगे वो मौजूद रहेंगे कि अगली जो प्लानिंग बनाई वो कैसे क्या, क्योंकि आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में कहने के बड़ा फैसला अमित शाह, क्योंकि शपथ ग्रहण के समय ही जैसी आतंकवादी घटना सामने आई, उन्होंने तुरंत चेतावनी दी कि कहने के पाकिस्तान को भी लगातार इसमें घेरते नजर आए। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जो हमें सोचते हैं वो लगातार सुनकर, लेकिन इस तरह से आतंकवादी जो गतिविधि कर रहे हैं और लगातार कहने का हमला करते जा रहे हैं, इसमें कहने छवि है। लेकिन जो स्थानीय लोग जो हमारे फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे होने पे जो आतंकवादी फल फूल रहा है। तब देखना होगा अमित शाह जिस में है और लगातार कहने का बड़ा फैसला ले सकते हैं। अजय, तो जिस तरह से बड़ी बैठक आज होने वाली है, बड़े फैसले को लेकर जो उम्मीद की जा रही है, समाना जा रहा है कि गृह मंत्रालय समीक्षा के साथ ही साथ कोई बड़ा फैसला भी निकलकर सामने आ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जो गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार प्रधानमंत्री से भी कल बात की थी, जब जाने से पहले उन्होंने बात की थी, इस पर चर्चा की थी। आखिर जम्मू कश्मीर जिस तरह घटनाएं की जा रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जो आज जो अहम बैठक की है, ये बुलाई गई है, वो कहीं निर्णय लिया है कि आखिरकार किस तरह से वहाँ के जो आतंकवाद है उसको कैसे खत्म किया जाए, उनको कैसे कार्रवाई की जाए। तो कोई ना बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि जो एनएसए के हैं उनसे भी संपर्क में है लगातार। कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि इस बार जो आज बैठक की जा रही है वो बहुत बड़ा फैसला लिया सकता है, क्योंकि तरह ही क्योंकि लगातार जो आतंकवादी गतिविधियां वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। देखने होगा कि आखिरकार ये आतंकवाद कहाँ से आता है, क्यों इनको संरक्षण दे रहा है, कहाँ ये छिपे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं सर्च ऑपरेशन की भी साइड में हो सकता है कोई घोषणा कर दी जाए कि जगह जगह जांच की जिसका शक लगे उसको गिरफ्तार किया जाए, और जो आतंकवाद है उनको ढूंढ रहा भी जा रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं फैसला है और अमित शाह इस समय एक्शन में है लगातार, क्योंकि तीसरी बार गृह मंत्री बने, तो लगातार यही देखना होगा आखिरकार गतिविधियां उसकी कैसे रोका जा सके। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से रोकने को लेकर समीक्षा हो सकती है और दूसरी तरफ बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी बात करें तो पाकिस्तान को लेकर नई सरकार बनने के बाद सीधे उन्होंने दो टूक कहा है कि आतंकवाद के साथ कहीं ना कहीं पड़ोसी देश होने के नाते बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और इस तरह की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में क्या अब ये माना जा सकता है कि सुरक्षा के साथ ही साथ आने वाले समय में, क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ है और नई सरकार के गठन के साथ अब कामकाज की शुरुआत भी हो चुकी है, तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आतंकवाद और पड़ोसी देशों को लेकर गतिविधियां और अधिक सख्त होने वाली हैं? बिल्कुल प्रियंका, देखिए, लगातार जिस तरह से समय शंकर ने भी चुनौती पाकिस्तान को दी थी, वही गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजनाथ सिंह ने चुनौती दी है। तो देखिए, जो मोदी टीम है लगातार एक्शन में है और लगातार ये चुनौती देती आ रही है कि आज करके आतंकवाद को खत्म कीजिए तभी सफल होगा। लेकिन इस तरह से ऐसे अगर नहीं मानते तो कहीं ना कहीं जिस तरह पिछली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक्शन लिया, हो सकता है गृह मंत्री आज कोई बड़ा एक्शन ले, अगर नहीं आ जाते तो ऐसे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज है कि जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे कुछ लीडर्स बैठे हुए हैं
जो उनका खुद बयान उल्टे सीधे आते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान जैसे कोई आतंकवादी नहीं होता है, ऐसे कई बयान सामने आते हैं। तो आखिरकार ये सच्चाई क्या है, क्योंकि वो लगातार कहते हैं पाकिस्तान से बात करें। तो ऐसे में कहना गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर कोई सख्त ऑपरेशन भी चला सकते हैं और कोई बड़ा पैसा आज ले सकते हैं ताकि आतंकवाद को रोका जा सके वहाँ पर। जी बिल्कुल, तो आतंकवाद को रोकने के लेकर बड़े फैसले के लेकर उम्मीद देश के साथ ही साथ गृह मंत्रालय भी कर रहा है और यही वजह की बड़ी बैठक होगी। बैठक के समय को लेकर अजय क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कितनी देर में बैठक की शुरुआत होगी? देखिए, जो फिर आ रहा सूत्रों से कि अभी तो एक से या 1.5 घंटे बाद ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि सभी जो वहाँ पर अधिकारी रहेंगे, जो चीफ होंगे वहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि सभी से जम्मू कश्मीर जो तैनात अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क में है कि आखिरकार जो गतिविधि आ रही है, जो आतंकवाद आ रहा है, ये कहाँ से आ रहे हैं और किस रास्ते से आते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरा फील होता है कि अब जो वहाँ की जांच है वो ज्यादा कर दी गई है ताकि कोई भी शांति के सामने ना आ सके। तो ऐसे में एक्शन में है और कोई ना कोई आज जरूर कोई ना फैसला लिया, क्योंकि कल से भी उनकी लगातार ये बैठकें जो दौर चल रहा है और आतंकवाद लगातार फल फूल रहा है, क्योंकि इसमें शहीद जवान हो रहे हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं वो परेशान है, जो यात्री जा रहे हैं उन पर हमला किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए गृह मंत्रालय का भी कि कहीं ना एक्शन लिया जाए और इसको रोका जा सके। जी बिल्कुल, तो रोकने को लेकर बड़ी बातें निकल कर सामने आ सकती हैं। समीक्षा बैठक में बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही साथ और कौन कौन से दिग्गज इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? देखिए, जैसे बता दें कि पता चला कि राजनाथ सिंह वहाँ मौजूद रहेंगे, जो रक्षा मंत्री हैं, साथ साथ में अजीत डोभाल की बात करें, जो वहाँ का चीफ है, जो तीनों कमांडो चीफ है वो मौजूद रहेंगे। तो देखिए पूरी कोशिश जाएगी कि आखिरकार इसको कैसे रोका जाए और किस तरह से जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकवाद पुंज का होता है वहाँ पर ये अपनी वैष्णो देवी यात्रा की बात करें, वहाँ पर इस तरह किया। तो देखिए एक्शन में है और लगातार सभी की राय ली जाएगी और वहाँ के जो इनपुट अधिकारी हैं जो हमारे वो भी इस पर निगाह बनाए हुए हैं और उनके भी संपर्क में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। जी बिल्कुल अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली में जल संकट को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा प्रदर्शन। मटका फोड़ प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस पार्टी। वहीं आज 280 ब्लॉकों में कांग्रेस जताएगी विरोध। तो दिल्ली में जल संकट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा प्रदर्शन। मटका फोड़ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। आज 280 ब्लॉकों में कांग्रेस जताएगी विरोध। तो पानी की किल्लत को लेकर जिस तरह से दिल्ली वासी लगातार इस परेशानी को जूझने पर मजबूर हैं। भीषण गर्मी में पानी की समस्या दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा संकट बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली में जल संकट को लेकर कांग्रेस की तरफ से आज प्रदर्शन किया जाएगा। मटका फोड़ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। टैंकर के माध्यम से कई इलाकों में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन भीषण गर्मी में पानी की भारी किल्लत की वजह से दिल्ली वासी परेशान हैं और दिल्ली में जल संकट एक बड़ा संकट बनकर उभर रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान बने हुए हैं। जी अजय, जिस तरह से जल संकट को लेकर अब कांग्रेस की पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है, आज मटका फोड़ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। 280 ब्लॉकों को लेकर जानकारी मिल रही है, कहाँ ये प्रदर्शन होगा और क्या तैयारी है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए दिल्ली में अगर बात करें जल संकट की तो लगातार हर साल का यही नजारा देखने को मिलता है और पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाते जा रही है, चाहे वो बीजेपी रही, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे वो आम आदमी पार्टी रही। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन था लोकसभा चुनाव में, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ दोनों पार्टी अलग अलग हुई और आज कांग्रेस दिल्ली प्रदेश की तरफ से जो जगह जगह मटका फोड़ प्रदर्शन किया जाएगा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कि आखिरकार जिससे संकट दिल्ली के अंदर है पानी को लेकर के, और आम आदमी पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है। जबकि कोर्ट से भी आदेश हुआ और कोर्ट में जाने के बाद भी देखा गया दिल्ली को जो हरियाणा से पानी है वो मात्रा में मिल रहा है, लेकिन दिल्ली की जो रेल रखाव जो पाइपलाइन है जो पानी की पूरी तरह ब्लॉक हो रखी है, कुछ जगह लीकेज हो रही है, उनकी मरम्मत की है, लेकिन लगातार फिर भी आम आदमी पार्टी बीजेपी को कोसने जा रही है। तो अब ऐसे में जो कांग्रेस है उसने एक निर्णय लिया पूरे दिल्ली के अंदर 280 ब्लॉक के अंदर लगातार जगह जगह मटका फोड़ प्रदर्शन करने की बात है। देवेंद्र यादव जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी निगरानी में रहेगा। तो देखना भी होगा कि आखिरकार क्या मटका फोड़ से क्या दिल्ली को जल मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो जल संकट है वो लगातार बना हुआ है। क्योंकि गर्मी के 2 से 3 महीने एक ऐसे होते हैं जहाँ पानी को लेकर बड़ी समस्या सामने आती है,
लेकिन सरकार लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन दिल्ली वासियों को पानी नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल, तो पानी को लेकर दिल्ली में जो किल्लत मची हुई है उसको लेकर लगातार कोर्ट की तरफ से भी हिदायत दी जा रही है, लेकिन ये समस्या अभी भी बरकरार है। कांग्रेस जिस तरह से मटका फोड़ प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन में दोनों ही दल एक साथ हैं, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो आने वाले समय में क्या स्थिति देखने को मिल सकती है? देखिए साफ साफ है, जिससे सब जो कांग्रेस में जो आम आदमी पार्टी के साथ धरना प्रदर्शन के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव भी है, तो उसमें दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। लेकिन बताते कि अभी तो जल संकट की समस्या, लेकिन अगर दिल्ली के मानसून आता है तो जो नाले है हमारे सिविल लाइन है वो पूरी तरह से ब्लॉक है और अभी उनकी कोई साफ सफाई नहीं चल रही है। लेकिन जैसे ही बारिश होगी उसके बाद साफ सफाई चलेगी, फिर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं जो राजनीति है, जो गतिविधियां वो कहीं ना कमजोर नजर आती है, लेकिन समय पर आने पर वो सब बाहर आते हैं। क्योंकि ऐसे में कहीं ना दिल्ली वासियों को ही इसके मुसीबत का सामना झेलना पड़ता है, पानी में निकले या कचरे में निकले या दिल्ली वासियों को पानी पीने का ना मिले। लेकिन बातें बहुत बहुत बड़े होते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं कि आखिरकार दिल्ली को हमने साफ सुथरा किया गया, घर घर जल भेजा गया, गली गली में नल है, घर घर में नल है। तो ऐसे में सच्चाई होती है, जो ग्राम जो अगर बात करें तो कुछ जो वीआईपी जगह है वहीं वो पानी सप्लाई होता है, लेकिन जो वोटर्स हैं, जो सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को देते हैं, जो चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी रही, लेकिन समय पे आने पर उनका वोट तो लिया जाता है, लेकिन जो सुविधाएं जो वादे करते हैं वो शायद नहीं मिल पाते। तो ऐसा जनता को सोचना है कि आखिरकार जो काम करके देगा उसी को वोट दें या फिर जो काम ना करे उसको वोट दें। अब आने वाले विधानसभा है, लगातार आम आदमी पार्टी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया था अरविंद केजरीवाल की वादे थी और जेल में भी रहने के बाद उनको चिंता थी, लेकिन जब जेल से बाहर आए तो दिल्ली की जो संकट है वैसे का वैसा बरकरार है। और ऐसी तपती गर्मी के अंदर जब लोग घर से निकलते हैं पानी के लिए, टैंकर पर भीड़ होती है, एक टैंकर आता है और हजारों लोग वहाँ मौजूद होते हैं, तो किसी को भी कोई पानी नहीं मिल पाता। तो ऐसा हम देखना है कि कांग्रेस या बीजेपी लगातार जो आरोप लगा रही है कि दिल्ली वासियों को पानी मिल पाया दिला पाएगी या नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद मौसम आ जाएगा तो हो सकता है उसी का इंतजार करें दोनों पार्टियां, तो तीनों पार्टियां एक साथ हो जाएंगी, लगातार फिर संकट खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से जल संकट को लेकर एक तरफ तो दिल्ली में हाहाकार मचा है, दूसरी तरफ कोर्ट ने भी जिस तरह से आदेश दिया है, दिल्ली सरकार को यमुना बोर्ड से बातचीत करने के लिए भी कहा गया है। हालांकि हरियाणा की तरफ से एक बार फिर से मना कर दिया गया है अतिरिक्त पानी देने को लेकर। अब आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में चल रहा है? देखिए आतिश की लगातार की बात करें, सौरभ भारद्वाज की बात करें, पीसी पे पीसी करे जा रहे हैं कि हरियाणा साफ पानी देना बंद कर दिया, जो कि पहले जब खोज जाने से पहले हरियाणा हमेशा दिल्ली को एक्स्ट्रा पानी दे रहा था, लेकिन कोर्ट ने साबित किया कि हरियाणा की तरफ जो पानी छोड़ा जा रहा है वो मात्रा से कहीं अधिक छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे सवाल खड़ा होता है, बात हिमाचल की वहां से देख जाए तो देखिए सवाल ये है कि आखिरकार राजनीति नेता घर बैठे बयानबाजी करते हैं ऑफिसों में उन जनता से पूछिए जो जी अजय, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जल संकट के बीच दिल्ली में देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल कांग्रेस इसको लेकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने वाली है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, महिला शिक्षकों को मिलेगा आरक्षण, 50% आरक्षण देगी भाजपा सरकार। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के बाद प्रस्ताव को मिली मंजूरी। राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, महिला शिक्षकों को मिलेगा आरक्षण, महिला शिक्षकों को मिलेगा आरक्षण। राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान निकल कर सामने आया है। महिलाओं को 50% आरक्षण देगी भजनलाल सरकार। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के बाद प्रस्ताव को मिली मंजूरी। महिलाओं के लिए राजस्थान की सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और भजनलाल सरकार महिलाओं के लिए यहां पर बड़ी सौगात लेकर आने वाली है। महिला शिक्षकों को मिलेगा आरक्षण, 50% आरक्षण देगी भजनलाल सरकार। राजस्थान में बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है। महिलाओं के उत्थान के लिए इसे बड़ा फैसला माना जा सकता है, जहां पर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के बाद इसको लेकर रास्ता साफ हुआ है। और इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से संवाददाता कुलदीप सैनी जुड़ चुके हैं। जी कुलदीप, जिस तरह से राजस्थान सरकार के द्वारा बड़ा फैसला सामने लाया गया है, महिला शिक्षकों को 50% आरक्षण देने की तैयारी में है भजनलाल सरकार, उसको लेकर क्या कुछ राज्य में सुनने को मिल रहा है और महिलाओं के उत्थान को लेकर कितनी मदद मिलेगी? प्रियंका, राजस्थान में जिस तरीके का फैसला ये लिया गया है ये काफी काबिल गौर है, क्योंकि हम हाल ही के लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें
तो कहीं ना कहीं मुद्दों से इस बार भटकाने की कोशिश जो जिन्होंने की उनको जनता ने सबक सिखाया। और लगातार राजस्थान में पिछले 10 सालों से कहा जा रहा था कि महिलाओं के प्रति जो भर्ती में एक अलग से विधेयक लाकर उन्हें अपनी जो संख्या है वो आरक्षित की जाएगी। हालांकि इस पर गहलोत सरकार की ओर भी फोकस किया गया था, लेकिन उसे अमल में नहीं लाया गया, जिसके चलते अभी हाल ही में जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये एक बड़ा ऐलान करते हुए पहल की है कि महिलाओं को इस तरह की नौकरियों में, शिक्षा के क्षेत्र हो या तमाम नौकरियां हो, उनमें एक बार फिर से आगे लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एक ही भर्ती में अभी ये फैसला लिया गया है कि सिर्फ एक भर्ती के लिए 50% आरक्षण आरक्षित किया गया है। हालांकि अगली भर्तियों को लेकर अभी भी सबको इंतजार है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि ये भजनलाल सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि हाल ही में अब विधानसभा शुरू होने वाली है। विधानसभा से पहले कई तरह की मुद्दे विपक्ष उठाएगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा कदम ये माना जा सकता है। और दूसरी तरफ जहां हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद 5 सीटें ऐसी थी राजस्थान में जो पहले विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं, तो उन सीटों पर भी उपचुनाव होना है। तो लगातार इस तरीके की तैयारियां कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पर फायदा पहुंचा सकती है। वहीं इस लगातार भाजपा की ओर से कहा गया था कि जैसे ही सरकार बनती है महिलाओं के प्रति अलग से कई कानून और कई अधिनियम पारित किए जाएंगे। हालांकि हमने देखा कि जैसे नारी वंदन अधिनियम केंद्र सरकार की ओर से लाया गया, उसी के तहत भजनलाल इंस्पायर हुए और मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लेते हुए महिलाओं के हित में ये कानून लेकर आया, जिसके चलते माना जा सकता है कि आने वाली भर्तियों में भी महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 50% रखा जाएगा। हालांकि राजस्थान में जो आरक्षण का पहला प्रतिशत था वो 33% था, और जो जैसे जैसे बढ़ाया गया है वो माना जा सकता है कि अब राजस्थान में महिलाओं के लिहाज से एक अलग से कोटा रिजर्व कर लिया गया है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित मुख्यमंत्री करने वाले हैं। जी बिल्कुल, जी कुलदीप, तो इससे बड़ा फैसला माना जा सकता है, और जिस तरह से इस फैसले को लेकर भजनलाल सरकार आगे बढ़ रही है, क्या लगता है इस फैसले के बाद राजस्थान में महिलाओं का क्या रूप देखने को मिलेगा? कितनी उत्साहित और खुश नजर आ सकती है? देखिए, अगर राजस्थान में महिलाओं के लिहाज से बात करें, अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में बात करें तो राजनीति में राजस्थान में महिलाओं का एक अच्छा रुतबा है। और वही बात करें स्वयंसेवी हो या फिर सरकारी विभाग हो, तमाम क्षेत्रों में महिलाओं का एक अच्छा कोटा राजस्थान से निकलता है। लेकिन फिर भी राजस्थान का 70% सबका आज भी गाँवों में रहता है, जिसके चलते गाँवों की महिलाओं को शहरीकरण के साथ जोड़ना और उनके साथ साथ सामूहिक विकास, पारिवारिक और एक सिस्टम कह सकते हैं कि जो एक मानसिक विकास महिलाओं को बढ़ाने के लिए, उत्थान के लिए एक संदेश समाज को देने के लिए है कि जैसे जैसे हम नारियों की सम्मान के लिए तमाम योजनाएं निकाल रहे हैं, तो नारियों को उस क्षेत्र में काम करने का मौका दिया जाए। और ये भी माना जा सकता है कि जो प्रतिभागिता महिलाओं की क्षेत्रों में बढ़ेगी वो कहीं ना कहीं काबिल गौर होगी, क्योंकि राजस्थान में अब तक जो महिलाओं का प्रतिशत काम के क्षेत्र में रहा है वो काफी लिहाजा कम रहा है। और जैसे जैसे अब इस क्षेत्र में अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो माना यह जा सकता है कि राजस्थान में जो अब सरकारी तंत्र का जो महकमा है वो कहीं ना कहीं अब महिलाओं से भरपूर होगा, क्योंकि पिछले हम सबको में देखे कि हर क्षेत्र में अब बराबरी की भागीदारी महिलाएं निभा रही है। तो जहां शिक्षा के क्षेत्र में दूर दराज में महिलाओं के ट्रांसफर होते थे तो कई बार ये भी देखने को मिलता था कि यहाँ इन क्षेत्रों में महिलाओं की जो संख्या थी वो इन नौकरियों में कम थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का काम मुख्यमंत्री ने किया है, जिसकी तरफ से सभी उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। जी बिल्कुल कुलदीप, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। बाढ़ से फसलों को बचाने की तैयारी में जुटी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कार्य योजना पर काम की शुरुआत। क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की तकनीकी सिफारिशों के आधार पर काम की शुरुआत। वहीं हीट वेव और बाढ़ से बचाने के लिए तेजी से बनाई जा रही है योजना। प्रदेश के 27 अति संवेदनशील, 13 संवेदनशील जिलों के लिए कार्य योजना। 35 सामान्य जिलों के लिए भी तैयार की गई कार्य योजना। 35 सामान्य जिलों के लिए भी तैयार की गई कार्य योजना। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कार्य योजना का काम शुरू। हीट वेव और वेदर को लेकर कार्य योजना की शुरुआत। बाढ़ को लेकर तैयारी में जुटी है सरकार। सरकार ने किया कार्य योजना पर काम शुरू। तो आने वाले मॉनसूनी सीजन की शुरुआत से पहले योगी सरकार ने अपनी कवायद की शुरुआत कर दी है। बाढ़ को लेकर तैयारी में जुटी है सरकार। इसके अलावा 35 सामान्य जिलों के लिए भी तैयार की गई है कार्य योजना। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता चंदन वर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। जी चंदन, जिस तरह से क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की सिफारिश पर काम किया जा रहा है, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई अन्य योजनाओं पर काम करने के निर्देश दिए, काम की शुरुआत हो चुकी है,
क्या क्या तैयारियां हो सकती हैं आने वाले समय से पहले? बिल्कुल, देखिए मानसून का जो स्टार्ट हो चुका है, ऐसे में जो मानसून है इसको लेकर तमाम जो जिले हैं जो जहाँ पर बाढ़ की, ऐसे में तमाम जो जिले हैं वहाँ के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जिस तरह से बाढ़ आने से पहले उसका जो राहत कार्य बचाव है, जो तमाम तरह की जो चीजें हैं उन पर लेकर आज बैठक किया है। बैठक में बड़ा दिशा निर्देश जारी किया गया कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए, इसको लेकर जो अधिकारी हैं, सिंचाई विभाग के कई अधिकारी हैं, उनको ये आदेश दिया गया है। जी बिल्कुल, तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, कई जगहों पर कई जिलों में लगातार इस योजना पर काम शुरू किया जाएगा। क्या इसके लिए स्पेशल टीम भी तैनात की गई है? किस तरह से इस कार्य योजना को आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो बाढ़ नियंत्रण टीम है वो लगातार अपना काम करेगी, साथ ही साथ जो स्पेशल टीम की देखिए अगर बात की जाए तो स्पेशल टीम को जो बाढ़ नियंत्रित की जो टीमें हैं उसी में एक टीम का गठन किया गया और पूरी तरह से जो टीम है वो अपना कार्य करती हुई नजर आएगी। हालांकि तमाम तरह की जो दिशा निर्देश जारी किए उनका भी पालन करती हुई जो टीम है, जो सिंचाई विभाग है, जो बाढ़ नियंत्रित जो टीम है वो अपना काम करते हुए नजर आएगी। जी चंदन, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर अमेठी से सामने आ रही है, जहां सरकार के निर्देश पर आज योग सप्ताह की शुरुआत हो गई, जिसके तहत जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह योगाभ्यास कराया गया। इसके साथ ही लोगों को योग करने और स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता के कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए। आपको बता दें कि आगामी 21 जून को विश्व योग दिवस के दिन जनपद मुख्यालय गौरीगंज में इस कार्यक्रम का भव्य समापन किया जाएगा। देखिए, जैसे सबको आपको पता है कि 15 से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाना है, तो उसी के क्रम में आज तहसील अमेठी में हमारे तहसील के सभी स्टाफ के साथ हम लोगों ने आज योग शुभारंभ किया है और आगे ये लगातार एक सप्ताह चलता रहेगा। देखिए, योग है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अनुशासित रखने के लिए योग और प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो हम सभी को योग एक नित्य प्रतिदिन अपनी आदत में डालना चाहिए और सुबह 10 मिनट 15 मिनट जो भी हो समय अपना शरीर को अपने स्वस्थ रखने के लिए जरूर देना चाहिए। मथुरा जिले के कृष्णानगर में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां जैन 84 संस्था के आश्रम की बिल्डिंग की दीवार गिरने से 3 परिवारों के 9 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों में 4 साल की बच्ची भी शामिल है, जिसमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हायर अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें कि घटना के बाद संस्था के संचालकों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई है। ये हमारा भी घर है, छोटे बच्चे भी है, यह हादसा यहाँ हुआ है, कल यहाँ भी हो सकता है। और पीछे हमारी भी दीवार है, उस कई सारी दीवारें लग रही है, 5-6, किसी का सपोर्ट नहीं है। और 3 मकान को लेके 3 मकान तहस नहस हो गए और हमारे घर का भी डर रह सकता है। ये संजय नगर कॉलोनी है, नाले के पास में बसी हुई है, राधा नगर नाला है, जो वहाँ पे संजय नगर कॉलोनी है, बसी हुई है संजय नगर कॉलोनी। यहाँ पे ये हादसा हुआ है, ये दीवार गिरी है, इसमें घायल भी हुए हैं जो इसमें परिवार रह रहे थे, तो उसमें कुछ बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं। तकरीबन मेरे हिसाब से 10-12 लोग हैं जो घायल हुए हैं, क्योंकि 3 मकान है इसमें और तीनों मकान डैमेज हो चुके हैं। और आगे भी देखो ये दीवारें और भी बनी हुई है, जो जर्जर जो दीवारें, ये देखो कोई सपोर्ट नहीं है इन पे, और आगे भी ऐसा हादसा हो सकता है। मेरठ जिले में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां अवैध पेट्रोल डीजल ज्वलनशील पदार्थ के अड्डे में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि इस ज्वलनशील पदार्थ के अड्डे को एसटीएफ ने बंद कराया था। पूरा मामला फरदापुर इलाके की कुट्ठा का बताया जा रहा है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से एक घायल हो गए। तभी पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए हैं। थाना दक्षिण पुलिस को गोपनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई थी कि लालऊ रोड पे इन लोगों का मूवमेंट है और ये लूट का फिर से प्रयास कर सकते हैं या घटना कारित कर सकते हैं। इस सूचना पर पुलिस पहले से हमारी अलर्ट थी और चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान ही 3 बाइक सवार आए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिसमें 2 लोग इसमें घायल हुए हैं,
जिसमें एक का नाम टिंकू है, दूसरे का नाम संदीप है, तीसरा मौके का फ़ायदा उठा के भाग रहा था। हमारी टीम सक्रिय थी, उसने दौड़ाकर पकड़ लिया राजू को। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 3 नाजायज़ तमंचा तथा कुछ लूटे गए मोबाइल की बरामदगी की गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।